तो बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन के आखिरी इंटरव्यू की। ये महज एक इंटरव्यू नहीं था, नहीं, ये दुनिया के सामने उसका आखिरी सोची समझी परफॉर्मेंस थी। अपनी कहानी पर कंट्रोल करने की, आप कह सकते हैं, उसकी आखिरी कोशिश। It's a serious question. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember the devil is somebody knows smart? The devil's brilliant. You read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. Satan is at the number 1 or 2 archangel, and the reason he goes to hell and leads the rebellion is because he can't be the top guy. And his thing is, I'd rather reign in hell than serve in heaven. I saw that in a movie. और इंटरव्यू की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे और सच कहूं तो चुभने वाले सवाल से। स्टीव बैनन पूछते हैं, और ये सवाल पूछते ही जैसे कमरे में एक अजीब सा तनाव भर जाता है। और एप्स्टीन का जवाब बड़ा ही अजीब, रहस्यमयी और ऐसा जैसे वो खुद से बहुत खुश हो। उसका यही जवाब हमारी इस पूरी पड़ताल का, आप कह सकते हैं, केंद्र है, उसका आईना। तो चलिए आज हम यही करने वाले हैं। उसकी इस परफॉर्मेंस की एक एक परत को हटाकर देखेंगे। उसके शब्दों के पीछे जो इंसान छिपा है, उसकी एक तरह से फॉरेंसिक जांच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसका ये तथाकथित आईना आखिर दिखाता क्या था। तो शुरुआत करते हैं उन कहानियों से जो एप्स्टीन इस इंटरव्यू में सुनाता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं थीं, नहीं, ये एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल था। यहाँ जरा गौर कीजिएगा, वो कैसे अपनी जेल की सजा को ऐसे दिखा रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ी ताकत की परीक्षा हो। वो अपनी तुलना उन अपराधियों से कर रहा है जो बहुत ही कट्टर माने जाते हैं। लेकिन हकीकत वो तो कुछ और ही कहानी कहती है। असलियत तो ये थी कि उसे हफ्ते में 6 दिन और दिन में 12-12 घंटे तक के लिए बाहर जाने की इजाजत थी। तो कहाँ वो नाटकीय कहानी और कहाँ ये नरम सजा, जमीन आसमान का फर्क है। और वो इसका कारण क्या बताता है? उसकी अपनी ही एक कहानी है। ये आप कह सकते हैं उसके ग्रैंडियोसिटी का, मतलब उसके बढ़े हुए आत्ममहत्व का एक क्लासिक उदाहरण है। वो ऐसा दिखा रहा है जैसे जेल में भी वो एक फाइनेंस गुरु था और हर कोई उससे स्टॉक मार्केट के टिप्स लेने के लिए मरा जा रहा था। जबकि उसे अकेले रखने के असली कारण बहुत ही, कह सकते हैं कि, साधारण थे, उतने ग्लैमरस नहीं थे। असल में उसे दूसरे कैदियों से बचाने के लिए अलग रखा गया था। वो कोई गुरु नहीं था, बल्कि जेल प्रशासन के लिए एक जिम्मेदारी था। और बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना होगा। वो भी इस पूरी परफॉर्मेंस का एक हिस्सा है। ये जो स्टीपल हैंड जेस्चर है ना, जहां उंगलियों को ऐसे जोड़ते हैं, ये कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी दिखाने का एक तरीका होता है। और वो इसका इस्तेमाल तब कर रहा है जब वो अपनी जेल की सजा के बारे में बात कर रहा है। मतलब उस हालत में भी वो दिखाना चाहता है कि कंट्रोल उसी के पास है। ठीक है, तो अब उसकी बताई हुई दुनिया से आगे बढ़ते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जो उसने असल में बनाई थी। क्योंकि देखिए, अगर उसके शब्द एक परफॉर्मेंस थे, तो उसका घर वो स्टेज था जिस पर यह परफॉर्मेंस हो रही थी। और वो स्टेज, वो बहुत कुछ कहता है। यहां पे वो गहरा अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ वो छवि जो दुनिया को दिखा रहा था, और दूसरी तरफ उसके घर की परेशान करने वाली हकीकत। सोचिए, एक तरफ वो कहता है मेरी जिंदगी आज अविश्वसनीय है, और हकीकत में उसके घर के बाथरूम तक में छिपे हुए कैमरे थे। वो खुद को एक एकांतवासी बताता है, लेकिन उसके घर में बिल क्लिंटन की एक बहुत ही अजीब सी पेंटिंग लगी है। एक तरफ वो कला और पढ़ाई लिखाई की बातें करता है, और दूसरी तरफ मेहमानों को दिखाने के लिए नकली आंखों की ट्रे रखी हुई है। कितना विरोधाभास है। तो ये जो उसका कलेक्शन था, ये कला या साहित्य का शौक नहीं था, नहीं, ये सब पावर के बारे में था, कंट्रोल के बारे में। हर एक चीज, चाहे वो हजारों तस्वीरें हों या उसकी अलमारी में रखी किताबें, वो सब एक ट्रॉफी की तरह थी जो दूसरों पर हावी होने और उन्हें कंट्रोल करने की उसकी चाहत को दिखाती थी। अब सवाल ये उठता है कि कंट्रोल की ये पूरी दुनिया बनाने के लिए पैसा कहां से आया, और उसके एक फाइनेंस जीनियस होने के पीछे की कहानी क्या थी। इस वित्तीय जीनियस वाले मिथक की सच्चाई शायद उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता, जो इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ, लेस वेक्सनर। ये कोई बहुत मुश्किल फाइनेंशियल स्कीम नहीं थी, नहीं, ये तो एक सीधी सादी धोखाधड़ी थी। भरोसे का इतना बड़ा धोखा जिससे मिले पैसे से ही उसका पूरा ऑपरेशन चल रहा था। उसने बस वेक्सनर की पावर ऑफ अटॉर्नी ली, स्टॉक अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, उन्हें बाजार में बेच दिया और पैसा अपनी जेब में रख लिया, बस। तो नतीजा बिल्कुल साफ है, उसकी जो इतनी बड़ी दौलत थी वो उसकी किसी काबिलियत का नतीजा नहीं थी, बल्कि धोखे का नतीजा थी। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है?
ये बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, कंट्रोल करने की ये जबरदस्त जरूरत, हकीकत से ये दूरी, ये सारे सबूत सिर्फ एक ही साइकोलॉजिकल प्रोफाइल की तरफ इशारा करते हैं। और उस प्रोफाइल का नाम है ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसमें इंसान खुद को बहुत ज्यादा जरूरी समझता है। उसे दूसरों से तारीफ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसमें दूसरों के लिए हमदर्दी न के बराबर होती है। और यही परिभाषा उसके बर्ताव को समझने की चाबी है। ये टेबल इस बात को और भी साफ कर देती है। देखिए कैसे इस पर्सनैलिटी के जो मुख्य लक्षण हैं वो उसकी बातों में यानी उसकी परफॉर्मेंस में और उसकी असलियत में यानी उसके बनाए हुए माहौल में दोनों जगह साफ साफ दिखते हैं। जैसे स्टेटस और कंट्रोल की जरूरत, तो बातों में वो बड़े बड़े लोगों का नाम लेता है और असलियत में उसने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं। हमदर्दी की कमी, तो बातों में वो बहुत दूर से बात करता है और असलियत में उसने अपना घर डरावनी चीजों से सजा रखा है। और हकीकत से दूरी, बातों में वो जेल के समय को किसी फिल्म की कहानी जैसा बताता है और असलियत में उसने अपने ऑफिस का माहौल ही अजीब बना रखा है। ये हैं उसके आईने के दो पहलू। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। उसने अपनी शान दिखाने के लिए एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी, पर क्या होता है जब ये आईने आखिर में टूट जाते हैं? उसकी बनाई हुई ये दुनिया कितनी नाजुक थी, और जब ये बिखर गई तो पीछे क्या बचा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा।